हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कर्ल के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ऑपरेटर की वैल्यू को निकाला था, जिससे हमें ये पता चला था कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो कर्ल होता है वो डेल ऑपरेटर के साथ उसके वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, इक्वल होता है। अब हम इस वीडियो में लाइन इंटीग्रल को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लाइन इंटीग्रल क्या होता है। लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है किसी एक लाइन के रेस्पेक्ट में किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास कोई एक वायर है या कोई भी एक लाइन जैसी चीज़ है जिसे हम नाम दे देते हैं P और Q, और इससे कुछ डिस्टेंस पर या यहाँ पर या इसी पर ही एक वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में है, A वेक्टर। ठीक है, अब अगर हमें इस वेक्टर का इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन निकालना हो तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रल बोलेंगे। पहले हम लाइन इंटीग्रल को डिटेल में समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि लाइन इंटीग्रल का क्या फिजिकल इम्पोर्टेंस होता है। तो अगर मैं देखूं तो इस लाइन की डायरेक्शन किस तरफ होगी। अगर इस लाइन को एक वेक्टर मान लिया जाए, ठीक है ना, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए ये एक वायर है, इसमें से कोई इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होना है। ठीक है, तो मान लेते हैं उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इस वायर की जो डायरेक्शन है वो क्या है, इस तरफ है। ठीक है, तो इसका जो लाइन इंटीग्रेशन होगा उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वायर को छोटे छोटे अल्पांशों में या छोटे छोटे एलिमेंट्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है, dr1। ठीक है ना, अब क्योंकि हमने इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो हर एक एलिमेंट की क्या होगी, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। जैसे आपको पता है कि एरिया जो होता है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन होती है सरफेस के परपेंडिकुलर। इसी तरह से पूरी लाइन की डायरेक्शन ना होकर के लाइन एलिमेंट की डायरेक्शन होती है, तो इसकी डायरेक्शन हमने मान ली इस तरफ। अब इस एलिमेंट की डायरेक्शन होगी इस तरफ, इसको हम ले लेते हैं नाम dr2। इस वाले एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, dr3। तो अगर हम इन सारी डायरेक्शंस को देखें तो इस पूरी लाइन की डायरेक्शन हमें मिल जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, अब अगर मुझे इसका लाइन इंटीग्रेशन निकालना है तो इस पूरे को, तो ये इर्रेगुलर शेप है तो डायरेक्टली मैं नहीं कैलकुलेट कर सकती। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट के रेस्पेक्ट में ए का क्या निकाल लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, और लास्ट में उन सबको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो अगर हम एलिमेंट dr1 की बात करें तो वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, a डॉट dr1। ठीक है, इसी तरह से एलिमेंट dr2 की बात करें तो उसका वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, a डॉट dr2। ठीक है, फिर अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, a डॉट dr1 प्लस a डॉट dr2 प्लस a डॉट dr3 एंड सो ऑन। जितने भी हमने एलिमेंट्स में इसको डिवाइड किया है उन सारे ही एलिमेंट्स का वेक्टर क्वांटिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। ठीक है, ये क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो हमने एलिमेंट्स बनाए हैं वो भी किसकी तरह बिहेव करेंगे, एक वेक्टर की तरह बिहेव करेंगे। तो इसी को ही हम कहते हैं लाइन इंटीग्रल। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट dr। क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट dr, जो कि किसके बराबर होगा, सिग्मा a डॉट dr के बराबर होगा। यहाँ पर i हो जाएगा, और अगर ये dr जो है टेंड्स टू 0, यानी कि बहुत छोटे छोटे टुकड़े किए हैं आपने किसी वायर के, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन में a डॉट dr, और इसे ही हम कहते हैं लाइन इंटीग्रल। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है लाइन इंटीग्रल। ठीक है, तो आगे आपको किसी भी चीज़ का अगर लाइन इंटीग्रल निकालना हो तो उस वेक्टर का इस लेंथ के साथ हम क्या कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, फिर उसका इस सरफेस के अराउंड में या इस पूरी लाइन, ये लाइन क्या है P से Q, तो उसके अराउंड में क्या निकाल देंगे, इंटीग्रेशन निकाल देंगे। इसी को ही हम क्या कहते हैं, लाइन इंटीग्रल। अब हम देख लेते हैं कि लाइन इंटीग्रल का फिजिकल इम्पोर्टेंस कहाँ है, यानी कि लाइन इंटीग्रल जो है वो क्यों हम पढ़ते हैं और किस किस जगह पर काम आता है। तो
तो सबसे पहला फिजिकल इम्पोर्टेंस तो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था, टू कैलकुलेट कर्ल, ठीक है ना। क्या निकालने में यूज़ आता है, कर्ल को कैलकुलेट करने में इसका फिजिकल इम्पोर्टेंस है, क्योंकि कर्ल का जो था फॉर्मूला क्या था, डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू 1/dA, जहाँ पर लिमिट dA टेंड्स टू 0 और फिर इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट dl। अब आप dl लिखो dr लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक ही बात होती है। तो सबसे पहले तो कर्ल को कैलकुलेट करने के लिए हमें लाइन इंटीग्रल की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। दूसरा फिजिकल इम्पोर्टेंस है, अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल रिलेटेबल लगेगा। किस चीज़ से, अगर ये वेक्टर जो है, अगर ये मान लेते हैं फोर्स होता, इफ़ द वेक्टर इज फोर्स, ठीक है, यहाँ पर जो वेक्टर है वो क्या होता, फोर्स होता, तो हमें लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या मिलती, एफ डॉट डी आर। अब ये जो एफ डॉट डी आर होता है वो किसके बराबर होता है, एफ डॉट डी आर जो होता है वो वर्क डन का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, वर्क डन। तो अगर हमारे पास एक वेक्टर फोर्स दिया हुआ हो तो उसका लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करके हम उस पाथ पर उसका वर्क डन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं कि वर्क डन जो होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो वेक्टर्स होते हैं या इस टाइप के जो फील्ड्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड्स, या फिर हिंदी में इनको हम कहते हैं संरक्षी क्षेत्र। क्या कहते हैं, संरक्षी क्षेत्र। तो इस टाइप की चीज़ों को कैलकुलेट करने में हम लाइन इंटीग्रल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, लाइन इंटीग्रल क्या होता है, किसी भी लाइन का, किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन का किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल करके उसका क्या कर दें, हम इंटीग्रेशन कर दें, या फिर उसकी लेंथ के अक्रॉस में किसी वेक्टर का हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करें तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइन इंटीग्रल कहते हैं। और इसकी जो फिजिकल इम्पोर्टेंस होती है वो बहुत जगहों पर होती है, पर दो मेन इम्पोर्टेंस है, पहला क्या कर्ल को कैलकुलेट करने में और दूसरा होता है कंजर्वेटिव फील्ड्स को स्टडी करने में। कंजर्वेटिव फील्ड्स, जैसे कि आपको पता है कि आपको अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है तो इसको जाने में वर्क डन, चाहे आप इस पाथ से होकर के जाओ, चाहे आप यहाँ इस पाथ से होकर के जाओ या फिर इस पाथ से होकर के जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वर्क डन जो होगा वो तीनों ही सिचुएशंस में क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये फाइनल और इनिशियल पोजीशंस पर ही डिपेंड करता है। तो ऐसे फील्ड्स को स्टडी करने में। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट और पर्टिकुलर यूज़ है वो है वर्क डन को कैलकुलेट करने में। अगर गिवन वेक्टर हमारा फोर्स है तो फोर्स का हम डी आर के रेस्पेक्ट में या उस गिवन लेंथ के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, वर्क डन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कर्ल का फिजिकल इम्पोर्टेंस क्या होता है, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में कर्ल को समझा था और कर्ल के लिए हमने फॉर्मूला भी कैलकुलेट किया था, यानी कि ऑपरेटर की वैल्यू को भी कैलकुलेट किया था। यहाँ पर हम समझेंगे कर्ल की फिजिकल इम्पोर्टेंस, ठीक है, फिजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ कर्ल। अब हमने देखा था कि कर्ल जो होता है, सबसे पहले तो हमने देख लिया था कि कर्ल को हम डेल क्रॉस ए से लिखते हैं। तो जो कर्ल होता है वो क्या होता है, लिमिट डी ए टेंड्स टू 0, यानी कि सबसे पहले तो आप उस बंद परिपथ को छोटे छोटे एलिमेंट्स में क्या कर दो, डिवाइड कर दो, इतने छोटे कि उसका एरिया जो है बिल्कुल 0 के आसपास होना चाहिए, टेंड्स टू 0 होना चाहिए। फिर कर्ल होता है 1/dA इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट dl, यानी कि उसके लाइन इंटीग्रेशन की क्या निकालो, मैक्सिमम वैल्यू निकालो और उसको एरिया से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। और ये किस केस में होता है, कर्ल की जो डायरेक्शन होती है वो एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, ठीक है। यहाँ तक हमने समझ लिया था। जैसे कि एक छोटा सा एरिया एलिमेंट है, इसको मैंने मान लिया dA, यहाँ पर लाइन इंटीग्रेशन का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, तो इसके जो कर्ल की डायरेक्शन होगी ये सरफेस से बाहर की तरफ होगी। किस तरफ होगी, बाहर की तरफ, यानी कि जो चीज़ सर्कुलेट हो रही है उसके कर्ल की डायरेक्शन z डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी कर्ल की वो बाहर की तरफ होगी, ठीक है ना। इसको समझने के लिए हम एक दो एग्जाम्पल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे।
सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो लाइन इंटीग्रल होता है उसे हम सर्कुलेशन भी कहते हैं। जैसे कि आपको एक सरफेस दे रखा होगा, मैं आपको और थोड़ा इसको डिटेल में समझाती हूँ। एक अगर सरफेस दे रखा होगा, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, उसे छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में अगर हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मान लीजिए ये वाला आपका छोटा सा एलिमेंट है, ठीक है, और इसमें सारे ही जो लाइन इंटीग्रल है उनकी डायरेक्शंस कुछ इस तरह से है, और यहाँ पर भी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर अगर फिर से हमने इसको एक और एलिमेंट माना तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। अब इसके पास वाला जो एरिया एलिमेंट होगा इसकी डायरेक्शन भी कुछ इस तरह से होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें, यानी कि कुछ चीज़ किस तरह से सर्कुलेट हो रही है उसे ही हम क्या कहते हैं, लाइन इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर ये सारी जो आपस में डायरेक्शंस होगी वो सब तो क्या हो जाएगी, कैंसिल, और आपको सिर्फ बाउंड्री पर डायरेक्शंस मिलेगी लाइन इंटीग्रेशन की, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलेशन की। कोई चीज़ किस तरह से सर्कुलेट हो रही है, इसी को ही हम अगर डीए से डिवाइड कर दें तो वो हमारा क्या हो जाता है, कर्ल, ठीक है ना। तो कर्ल का अगर हम एक एग्जांपल देखिए फिजिकल तौर पर, यानी कि इसके फिजिकल इम्पोर्टेंस के लिए, तो आपने अगर हम ये मान लें कि कर्ल किससे बनता है, रोटेशन से बनता है, ठीक है। हमने अभी पढ़ा कि लाइन इंटीग्रेशन जो होता है वो सर्कुलेशन या रोटेशन से रिलेटेड होता है। तो कर्ल किससे ओरिजिनेट होता है, कर्ल जो है हमारा रोटेशन या फिर सर्कुलेशन से बनता है, ठीक है। और अगर इस सर्कुलेशन की वेलोसिटी ज़ीरो ना हो, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर अंदर की साइड तो अगर हम देख लें तो ये सारे रोटेशन या सर्कुलेशन जो है वो आपस में कैंसिल होके क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी केस में इस सर्कुलेशन या इस रोटेशन की जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो ना हो, तब उस केस में लाइन इंटीग्रल की दो डायरेक्शंस होगी। या तो वो लाइन इंटीग्रल इस तरह से होगा, या फिर वो, यानी कि ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज। या फिर वो सर्कुलेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये जो सर्कुलेशन है ये किस तरह से होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इस केस को हम बोलते हैं कर्ल। इसे क्या बोलते हैं, कर्ल, यानी कि इसके वेलोसिटी का जो कर्ल है वो ज़ीरो नहीं है, ठीक है। इसके सर्कुलेशन की वेलोसिटी का जो कर्ल है वो ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब आपको कोई ना कोई रिजल्टेंट रोटेशन मिलेगा। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए एक पानी से भरा हुआ टब है, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका एक टब है जिसमें हमने पूरा क्या भर रखा है, पानी भर रखा है। अगर मैं इसके पैंदे में क्या कर दूं, छेद कर दूं, तो पानी क्या होगा, यहाँ से होकर के बाहर आने लगेगा, स्पीड के साथ क्या होने लगेगा, बाहर आने लगेगा। अगर इसके वेलोसिटी का कर्ल ज़ीरो नहीं है तब क्या होगा, जैसे जैसे ये पानी बाहर आएगा इस टब के अंदर एक भंवर बनेगा, यानी ऐसे 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 गोल 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 होते हुए अंदर से पानी नीचे की साइड जाने लगेगा और कुछ इस तरह से गोल 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 शेप को बनाएगा। पानी जो है वो इस तरह से ऐसे 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 टर्न होते हुए फिर अंदर की साइड होल में से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कर्ल, ठीक है। ये कर्ल का जनरल एग्जाम्पल है जो आप अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं, फील करते हैं। इसी तरह से जब सुनामी या टॉर्नेडो या इस तरह की चीज़ें आती है तो वो क्या होती है, एक पर्टिकुलर सेंटर के चारों तरफ क्या होने लगती है, घूमने लगती है। जैसे आपने देखा है टॉर्नेडो कैसे आता है कि अगर किसी जगह पर प्रेशर कम हो जाए तो उसके आसपास की हवाएं उसका ज़्यादा प्रेशर से उसके कम प्रेशर की तरफ आने लगती है और फिर उसी के अराउंड में गोल 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 क्या होने लग जाती है, घूमने लग जाती है। तो इस केस में भी उनकी जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो हवाएं उस पॉइंट की तरफ आ रही है, उसका कर्ल जो होता है वो ज़ीरो नहीं हो पाता है। इस वजह से वो वहीं पर गोल 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 घूमने लग जाती है और जब ये घूमना बहुत ज़्यादा हो जाता है उस केस में ये बहुत ज़्यादा घातक भी हो सकता है और बहुत सारा नुकसान भी कर सकता है। तो हमने इस वीडियो में ये सीखा कि लाइन इंटीग्रल क्या होता है, उसका फिज़िकल इम्पोर्टेंस क्या होता है, उसे हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने कर्ल को डिटेल में समझा और कर्ल का फिज़िकल इम्पोर्टेंस भी सीखा कि ये कर्ल जो होता है हम डेली लाइफ में कहाँ देख सकते हैं। इसी तरह से जब कोई वायर है उसके अंदर से आप इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर रहे हैं तब क्या होगा, उसके चारों तरफ एक क्या होने लगेगा, मैग्नेटिक
फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा ना, आपने मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल पढ़ा होगा कि अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बिल्कुल गोल होगा, यानी कि इस वायर की, जैसे ये वायर है, इसमें अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ क्या होने लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगेगा। इसे भी हम क्या कहते हैं, कर्ल कहते हैं। ये भी कर्ल का क्या है, एक उदाहरण है, ठीक है ना। तो हमने कर्ल्स की फिजिकल इम्पोर्टेंस को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ थ्योरम्स को पढ़ेंगे जिसमें स्टोक्स का कर्ल थ्योरम है, ग्रीन्स थ्योरम है और गाउस लॉ को पढ़ करके इस यूनिट को हम ख़त्म करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड।